जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब तक आप सवाल नहीं लगाएंगे, आपको चीजें एज अ स्टूडेंट याद नहीं होंगी। एक स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट का एप्लीकेशन तभी समझ में आता है जब वो सवाल लगाता है। एंड बिलीव मी, सवाल लगाते लगाते आप ऑटोमेटिक निखरते जाएंगे। इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह दूं, हर बच्चे को जितना अभी तक होमवर्क दिया वो सारा होना चाहिए। होमवर्क का सारा डिस्कशन सैटरडे को होगा। मैं मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहूंगा सैटरडे को, आप कहेंगे सुबह शाम तक अवेलेबल रहूंगा। जितने डाउट डिस्कशन हो सब कुछ खत्म करिएगा। और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्पीड टेस्ट नाम से आपको पेपर दे रहा हूं। उसमें सारा इंस्ट्रक्शन लिखा है, सारा रूल लिखा है, आप उनके हिसाब से करिएगा। ये काफी पहले बने थे, तो इसमें 3-4 सवाल हो सकता है आउट ऑफ लीग हो, ऐसा कुछ मिलेगा तो उसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपने मॉड्यूल कर लिया है, अगर आपने नोट्स को अच्छे से याद कर लिया है और फिर आपको समय मिलता है, तो उस स्पीड टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिएगा। चलेगा? लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स और नहीं दे रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं खुद दे रहा हूं। आप यहां वहां अगर एक्स्ट्रा सोर्स ढूंढते फिरेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और बहुत कुछ मटेरियल एज पर अवर सिलेबस डिजाइन भी नहीं है। इसीलिए जो भी चीजें हैं वो आपको यहां मिलती जा रही, जो जो यहां मिलता जा रहा करते रहिए। सबसे पहले कीमत पे नोट्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, मॉड्यूल बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कोताही नहीं चलेगी। चलेगा? उसके बाद की ये सारी चीजें वो हो जाए, फिर अपन करते रहें, कहीं टाइम वेस्ट ना हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखरते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे है पड़ता कितने में कितना मिला। तो मैंने कहा हम टोटल हमारे सिलेबस में 4 सीपी पढ़ते हैं। पहले का नाम है आरएलवीपी, दूसरे का नाम है ईबीपी, तीसरे का नाम है डीएफपी और चौथे का नाम है ओपी। मैं सबसे पहले आरएलवीपी पे चर्चा कर रहा था। तो देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। आप जब इसके सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है ये किस टॉपिक का सवाल है। आज हमने बॉइलिंग पॉइंट का सवाल पढ़ा ही नहीं, आज हमने फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल पढ़ा ही नहीं, लेकिन जब सवाल आएगा तो लिखा मिलता है, तो समझ में आ जाता है ये इस टॉपिक का सवाल है। तो टॉपिक को पहचानना, फॉर्मूला लगाना है। ईबीपी का मात्र एक फॉर्मूला है, आएगा। डीएफपी का मात्र एक फॉर्मूला है, ओपी का मात्र एक फॉर्मूला है। आरएलवीपी में वैसे तो दो हैं, लेकिन हमने कितने बताए थे? 3। और क्या कैसे यूज करना, बस ये सीखना है। फॉर्मूले वाइज ये बहुत आसान होता है। और शायद यही कारण है कि कई बार जब बच्चे मॉड्यूल करते हैं तो एक वहम, एक इल्यूजन में रहते हैं। उन्हें लगता है अपना जो मॉड्यूल डिजाइन है, जो इस कोटा की कोचिंग की तरफ से बनाया गया था, उन्हें लगता है ये उतना ही सिलेबस है। लेकिन धीरे धीरे अब पेपर भी बदल रहा, धीरे धीरे अब कंटेंट भी बदल रहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हमारा जो पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, वो थ्योरी भी है, वो न्यूमेरिकल भी है, वो कंसेप्ट भी है। और अब हमें तीनों चीजें सीखनी है और वही आपको सिखाई जा रही। मैं इसे एज अ न्यूमेरिकल बहुत सिंपली खत्म कर सकता हूं। बेटा, ईबीपी का एक फॉर्मूला सवाल दूंगा, खटाखट बनेगा, भले कंसेप्ट ना बताऊं। लेकिन उस कंसेप्ट के अंदर जाना है तो आपको थोड़ा सा चीजों को उस लेवल पे आके समझना पड़ेगा। चलेगा? तो क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं? टेलीग्राम की बात हो गई, पेपर की तैयारी करते रहिए, सैटरडे को होगा। और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी में एक और सवाल देता हूं, लिखिएगा। 6 grams of non-volatile solute, 6 grams of non-volatile solute, 6 grams of non-volatile solute is added to 90 grams of water, is added to 90 grams of water, is added to 90 grams of water. If vapor pressure of solution is if vapor pressure of solution is 2985 Newton per meter square. If vapor pressure of solution is 2985 Newton per meter square and vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent is 3000 Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे प्रेशर की यूनिट एटीएम बार एमएमएचजी होती है, वैसे ही प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो इसको सुन के परेशान ना हो, बस मान लो प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, देन कैलकुलेट
then calculate molecular weight, then calculate molecular weight of non volatile solute. तो वो जो सॉल्यूट है आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अब हर बच्चे को समझना है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत बढ़िया, लगाइए फॉर्मूला, लिखिए वैल्यू। आपको मैं समय दूंगा, मैं चाहूंगा हर बच्चा इस सवाल को करे। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू को पुट करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लगभग आंसर बताएंगे, मैं सही मानूंगा। बच्चे दूसरा फॉर्मूला लिख लिया सबने? अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है वो पन्ना पलट के फॉर्मूला देख ले। फॉर्मूला था पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। क्या बात है, करो करो करो, सारी वैल्यूज को पुट करिए और समझिए। पी ए नॉट हमें सवाल में दिया है, यस सर दिया है। गिवन क्या है? पी ए नॉट कितना? 3000। क्या पीएस दिया है? यस 2985। तो यहां पे वैल्यूज को रखता हूं मैं 3000 माइनस 2985 और पीएस नीचे लिख देता हूं 2985। एनबी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप यहां नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम्स दे रखा है 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है। पानी का वजन दे रखा है 90 ग्राम और पानी का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 18। 18 के टेबल में 18 5 जा 90 आता है। अगर आपको 18 का टेबल थोड़ा बहुत याद हो तो 18 5 जा 90 आता है। 18 5 जा 90 आता है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 बचेगा, यहां माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 15। तो 15 अपॉन 2985 इज इक्वल टू 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 5। सवाल हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मॉलिक्यूलर वेट इधर आएगा, बाकी सब इधर 15 नीचे आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 6 इंटू 2985, 6 इंटू 2985 अपॉन 15 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो होगा वही आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो होगा वही आंसर होगा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल ये बहुत आसान होते हैं। टॉपिक को पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, हाँ थोड़ा अंत में कैलकुलेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कर लेना, इसको सॉल्व करने पे जहां तक मुझे याद है 238.8 के आसपास आता है। अब कैलकुलेशन बची, बोलो हाँ या ना। पहले बताओ कितने बच्चों को इस सवाल का कंसेप्ट क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा लगाना था, क्या ये क्लियर है? दैट्स इट, यही हमें चाहिए। अंत में तो थोड़ा सा मैथ चलेगा। एक बेहतरीन सवाल इस टॉपिक का दे दूं क्या? लिखते चलिए फटाफट, लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल। बोलूं? कैलकुलेट, कैलकुलेट वेट ऑफ, कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट weight of non-volatile solute, calculate weight of non-volatile solute having molecular weight, having molecular weight 97.5, calculate weight of non-volatile solute having molecular weight 97.5, required to be added, required to be added, required to be added in, required to be added in 97.5 gram, required to be added in 97.5 grams of water, required to be added in 97.5 grams of water, so that its vapor pressure, so that its vapor pressure reduces by, reduces by 2.5%, so that its vapor pressure reduces by 2.5%.
सबसे पहले देख लो सवाल में उन्होंने हमसे पूछा क्या है, पढ़ो। कैलकुलेट, कैलकुलेट आरएलवीपी का कोई भी सवाल मेरे मन में सबसे पहले, लेकिन अगर सवाल हमसे वेट या मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो मेरे मन में आएगा दूसरा फॉर्मूला। आज सवाल में मॉलिक्यूलर वेट पूछा है कि वेट, और पहले वाले सवाल में तो हमने फॉर्मूला नंबर, और आज भी क्या पूछा है तो फॉर्मूला नंबर, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। और सर ने कल कहा था कि जब भी परसेंट का सवाल आए हमेशा पी नॉट कितना मान लेना, 100। शुरू हो जाओ, सबसे बनेगा। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लेकिन आपसे बनेगा। पी नॉट को 100 मान लिया और वो कहता है वेपर प्रेशर 2.5 से घट गया, यानी कि बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर पहले वेपर प्रेशर 100 था तो अब वेपर प्रेशर 100 माइनस 2.5 हो गया, यानी वेपर प्रेशर 97.5 हो गया। बस फिर क्या था, पी नॉट पता है, पीएस पता है, फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला, नंबर 2। तो आंसर आएगा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू एनबी अपॉन एनए। क्या किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया है? जल्दी करें। एंड आंसर इज, अपनी कैलकुलेशन एक बार में करें और बिल्कुल सही करें। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है। बस वही है कि समय मैं जानता हूं थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, लेकिन समय ज्यादा नहीं दे सकता। अप्रोच क्लियर है, मेथड क्लियर है, तो भी आप हाथ खड़े कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके बन जाएगा, हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या मैं पी नॉट को 100 लिख दूं, क्या पीएस को 97.5 लिख दूं, और यहां नीचे लिख देता हूं 97.5। अब एक एक वैल्यू को पुट करता हूं। तो नंबर ऑफ मोल का मतलब है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 97.5, हाँ या ना? और मुझे बताओ पानी का वजन कितना है? मॉलिक्यूलर वेट भी यह है और शायद पानी का वजन भी तो यही है। और उसको 18 से डिवाइड करूंगा, क्या ऊपर 18 जाएगा? बोलो, क्या ये वाला 97.5 इससे कैंसिल होगा? हाँ, सवाल आसान हो जाता अगर मैं इसको 90 दे देता। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन ही तो करना है यार। आपका एग्जाम आपसे उम्मीद कर रहा, आप इतना करो, घबराइए नहीं, करते जाइए। 100 माइनस 97.5 कितना आ जाएगा? 2.5। और यहां आ जाएगा वेट अपॉन 97.5, तो यहां मैं भेज देता हूं। तो 97.5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आएगा? 18। कितने बच्चों का इतना आ चुका, बस ये बता दो, बस सही है फिर। हाँ ठीक है, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो जैसे मुझे आसान करना होता, यहां क्या देता? 90। तो यहां कितना था? 90। 18 पंचे 90, खत्म था सवाल। बोलो ना। और अभी सवाल में केमिस्ट्री बची कि मैथ्स बची है? बस इसको सॉल्व करिए, जरा मुझे आंसर बताइएगा। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग कर ले प्लीज, करो डिवाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। कर लोगे? कहानी आगे बढ़ाऊं? तो सॉल्व करने पे जहां तक मुझे याद है आंसर 13 पॉइंट समथिंग आता है। कितना आ रहा है? 13.5 के आसपास ले ले। तो 13.5 अप्रॉक्स लिख देना, चलेगा, चलेगा। सवाल के कठिन नंबर से घबराइए नहीं। हमारे मॉड्यूल के जो सवाल हैं वो कैलकुलेशन वाइज आसान है, एक्सरसाइज के कंसेप्ट बिल्डर में अच्छे हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के सवाल हैं वहां आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन मिलेगी। और आप देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो पीवाईक्यू में सवाल आए हुए हैं ना, वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कुछ आए हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं एक्सरसाइज लगाने लगूं, बस बता रहा हूं कि वहीं से आ रहे, कहीं नए से नहीं आ रहे। चलेगा, बढ़ूं आगे। अभी हमने कितनी सीपी पढ़ी है? एक, जिसका क्या नाम है? आरएल वीपी। आओ पढ़ते हैं अगली सीपी जिसका नाम है ईबीपी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ईबीपी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ईबीपी। क्या कोई मुझे ईबीपी का फुल फॉर्म बताएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले
नाम का मतलब समझते हैं, फिर आखिर ऐसा ही होता क्यों है, फिर उसके पीछे के सवाल करते हैं। चलेगा? कॉमन सेंस को जगाइए, कुछ नया सीखते हैं, बोर्ड पे आइए, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग ईबीपी। चलो, ईबीपी का फुल फॉर्म, एलिवेशन का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। क्या अपने आप रखे रखे बढ़ गया? ना सर, जब लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़। लिखना जरा, ईबीपी मींस, ईबीपी मींस on adding, on adding non volatile, on adding non volatile, on adding non volatile solute in liquid solvent, on adding non volatile solute in liquid solvent, boiling point of solvent increases, boiling point of solvent increases, boiling point of solvent increases. किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? सॉल्वेंट का। कब बढ़ गया? अगर इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझिए, मेरे सामने एक बर्तन है और इसमें हमने भरा है पानी। क्या भरा है? और आप सब जानते हैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसी पानी में चीनी मिला दीजिए या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दीजिए और इसे सॉल्यूशन बना दीजिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हो, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, वो 100 होगा कि 100 से ज्यादा? बोलो डन। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा। आखिर कितना होगा? आखिर क्यों होगा? आखिर ये हुआ क्यों? कारण क्या है? अगर आप इस पूरी कहानी, इस पूरी घटना चक्र को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटे से शब्द को समझना पड़ेगा जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। लिखते चलिएगा और साथ में समझते चलिएगा। अरे यार, बॉइलिंग पॉइंट तो सर ने पहले भी बताया है। बॉइलिंग पॉइंट नाम में है पॉइंट मगर ये है टेम, नाम में है पॉइंट मगर ये है टेम। ये वो वाला टेम्परेचर होता है जब लिक्विड और गैस दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे होता है। ये वो वाला टेम्परेचर होता है जब बबल फॉर्मेशन थ्रू आउट द लिक्विड होता है। क्या ऐसी बातें पहले भी हुई हैं? बबल फॉर्मेशन थ्रू आउट द लिक्विड, जिसे मैं कई बार बल्क भी कहता हूं। बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग होता है, पूरे लिक्विड में से बुलबुलों का उठना होता है। सर आखिर ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू हां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली एक्सटर्नल प्रेशर बोल दें तो भी चलेगा। बच्चों, जब कभी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है, वही उबलना होता है। देखो ऐसा है, किसी भी चीज को डिफाइन करने के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो डेफिनेशन दी है वो वेपर प्रेशर से दी है। इस चैप्टर की नब्ज है वेपर प्रेशर, हर चीज के होने न होने का कारण है वेपर प्रेशर। अगर यही बॉइलिंग आपको 8वीं 9वीं में पढ़ाते तो वेपर प्रेशर का जिक्र ना करते तो भी आपको समझा देते बेटा ये उबलना है। और शायद जब आप यही हायर क्लासेस में कहीं पढ़ो, आप तो एमबीबीएस करोगे, लेकिन अगर कभी पढ़ो तो फिर इसी बॉइलिंग को और भी तरीके से, कुछ पोटेंशियल के मेथड से भी डिफाइन करते हैं। किसी चीज को कहने के कई तरीके होते हैं, हमें कब किस समय कौन सा तरीका यूज करना है वो हमारी बाउंड्री, हमारा सिलेबस डिसाइड कर रहा। आज मैंने कहा कि जो बॉइलिंग होता है, जो पानी का उबलना होता है, वो एक ऐसी घटना होती है जब बबल फॉर्मेशन थ्रू आउट द लिक्विड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होता है। जब दोनों का प्रेशर सेम हो गया तो बुलबुले हर जगह से उठने लगे। मैं आपको बता दूं, जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, स्लाइड बदलूंगा, बदल दूं, जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर, जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उस समय का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे मार्केट में एक नए नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? आपसे मैं कई बार कहता हूं कि बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप सब 100 कहते हो।
सच में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm। ये शब्द हैं, कई बार इन शब्दों को बोलते हैं तो सवाल की मीनिंग बदल जाते हैं। आपसे बोल दूं इफ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको लगेगा कुछ नया है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, जब बाहर का प्रेशर 1 atm है, उसी बॉइलिंग पॉइंट का क्या नाम है? जरा मुझे बताना, अगर मैं आपसे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछता हूं तो आप सब क्या बताओगे? अगर मैं आपसे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछूंगा तो कितना बताओगे? 100 डिग्री। जरा केल्विन में बताना। 373। ना मेरे बच्चे, जब हम कई बार न्यूमेरिकल करेंगे तो आप मात्र 0.15 नहीं लोगे तो आपके आंसर बदल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बदलेगा? हाँ, देखेंगे कैसे बदलेगा। हाँ, बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में 373 बोल दो, 373 चलेगा, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल करते समय हमें बॉइलिंग पॉइंट को 373.15 लेके चलना पड़ेगा, इस बात को याद रखना है। फिलहाल मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप सब कहोगे सर ये वो वाला टेम्परेचर है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो। बोलो डन। आज यहां पे बाहर का प्रेशर कितना है? क्या दुनिया के हर जगह पे बाहर का प्रेशर 1 atm ही होता है? जरा सोचो, अगर कभी आपने पानी को वैक्यूम में रखा हो जहां बाहर का प्रेशर 0 हो, क्या आप सब वैक्यूम समझते हैं? अगर आपने पानी को वैक्यूम में रखा है यानी बाहर का प्रेशर 0 है, बाहर का प्रेशर 0 है यानी पानी रखते ही उबलने लगे। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलता, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां उबलता है, क्योंकि यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका वेपर प्रेशर 1 atm होता है। बोलो डन। जब हम कभी जाते हैं पहाड़ों पर, कहां जाते हैं? आओ चलो चले पहाड़ों पर, चले क्या? ये मान लो पहाड़ है, यहां पर आप है, मान लो यहां पर अगर आप पानी रखेंगे तो जो पानी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री। जरा दिमाग लगा के बताना, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं तो बताओ क्या ऊपर का प्रेशर घटने लगता है? अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो वहां वही रहेगा, उससे कम रहेगा। और वो कितना रहेगा? एक नंबर मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन बाहर का प्रेशर है 0.8 atm, मान लो, मान लो। तो मुझे बताओ, जब पानी को आप यहां लेके जाओगे, यहां पे उसको कितना होना है? 1। लेकिन वहां पहाड़ों पे कितना होना है? कितना होना? 0 पॉइंट। तो बताओ पानी पहले उबलेगा कि बाद में? ये वही वाली बात है कि एक देश है वहां कट ऑफ आता है 600 नंबर, और एक दूसरा देश है वहां कट ऑफ आता है 200 नंबर, कहां जल्दी सिलेक्शन होगा? वही वाली बात है, यहां पे कितना बाहर का प्रेशर है? 0 पॉइंट। आज पानी का प्रेशर है 0.5 मान लो, अरे मान लो। अब बाहर का प्रेशर कितना है? पहाड़ पे चढ़ जाओ पहले, अब बताओ बाहर का प्रेशर कितना है और अंदर कितना है? 0.5। तो 0.5 से 0.8 होना आसान होगा कि 0.5 से 1 होना आसान होगा? तो जल्दी उबल जाएगा। यानी वो पानी जो नीचे 100 पे उबलता है, वही पहाड़ों की चोटियों पे बताओ वो 100 पे उबलेगा कि 100 से कम पे है? आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं, माउंट एवरेस्ट की हाइट पे अगर कोई पानी उबालना चाहेगा, वो पानी जो यहाँ 100 पे उबलता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट पे 62 डिग्री सेल्सियस उबल जाता है। 62। कितना? ये लॉजिकल है कि नहीं है? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर का प्रेशर घटे, और जब बाहर का प्रेशर घटे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी घटे। साथ में लिखते चलिएगा प्लीज, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स, at high altitudes, at high altitudes, boiling point of water, boiling point of water, जितना कुछ बोर्ड में लिख रहा हूं सब लिखते चलिएगा। At high altitudes, boiling point of water is less than 100 degree Celsius, is less than 100 degree Celsius, since external pressure, since external pressure is less than 1 atm, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 atm से कम है। ठीक उसी प्रकार से जरा कॉमन सेंस लगा के बताना, अगर पानी पहाड़ों की चोटियों पे 100 से कम पे उबलता है तो पानी समंदर की गहराइयों पे 100 से कम पे उबलेगा कि 100 से ज्यादा पे? अगर कोई समंदर की गहराइयों में जाके बोले खाना पकाना है, अरे हेलो, तो बताओ वो पानी 100 पे उबलेगा कि 100 से ज्यादा पे? चलो हम अपने घर वाला प्रेशर कुकर ले लेते हैं। क्या आप सबने प्रेशर कुकर को देखा है? इमेजिन करते ये हमारा प्रेशर कुकर है, नहीं लग रहा क्या? लग रहा है क्या?
बहुत जल्दी मान लेते हो आप लोग। है, ये हमने लगा दी सीटी। अब लग रहा है क्या प्रेशर कुकर? हाँ, मान लो ये हमारा प्रेशर कुकर है, मान लो यार। अब बताओ, जैसे आप प्रेशर कुकर लगाते हैं तो क्या ऊपर ये ढक्कन लगा दिया? क्या ढक्कन के ऊपर ये सीटी लगा दी? मुझे बताओ, ये सीटी जैसे आपने लगाया तो आपने ऊपर का प्रेशर बढ़ाया कि घटाया? आपके सर के ऊपर पत्थर रख दूं तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? तो ऊपर सीटी रख रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? तो मुझे बताओ, यहां पे प्रेशर बढ़ गया कि घट गया? जितनी भारी सीटी होगी प्रेशर उतना, जितना भारी पत्थर होगा प्रेशर उतना। चट्टान रख दूंगा तो दब जाओगे ना? वही तो बात कर रहा हूं भाई। अगर सीटी भारी होगी तो प्रेशर होगा। अपना दर्द समझ में आता है, पानी का दर्द नहीं समझ में आता है? मुझे बताओ, अगर मैं सीटी यहाँ पे भारी लगाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? अब बताओ, अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो बताओ, अंदर का जो पानी का वेपर प्रेशर है उसे 1 होना है, किस एक्सटर्नल के बराबर होना? मतलब ये कुछ ऐसा है कि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी दबाव लग रहा है और पत्थर भी रख दूं तो पत्थर का भी दबाव लगने लगा, तो दबाव बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो बताओ, यहाँ पे दबाव ज्यादा है कि कम है? तो बताओ, यहाँ पे पानी को उबलने के लिए 100 चलेगा कि 100 से कम चलेगा कि 100 से ज्यादा? 100 से। कहा जाता है एक अच्छे प्रेशर कुकर के अंदर, लोकल नहीं, एक अच्छे प्रेशर कुकर के अंदर पानी 120 पे उबलता है। कहां उबलता है? इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है, अगर आप प्रेशर कुकर लेते हैं तो कहने का मतलब ये है कि साहब बाहर का प्रेशर ग्रेटर देन 1 एटीएम है, बोलो हाँ या ना? और अगर बाहर का प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा है तो पानी को उबलने में ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। यानी कि जो प्रेशर ग्रेटर देन 1 एटीएम है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा, बताओ वो 100 होगा कि 100 से ज्यादा होगा? तो मेरा प्रश्न ये है, बताओ पहाड़ों की चोटियों पे खाना पकाना आसान होगा कि प्रेशर कुकर में? आपको क्या लगता है कि पानी के उबलने से खाना पकता है? आपको समझना पड़ेगा, दाल ऐसे नहीं गलती है। दाल गलना मुहावरा है, समझते हैं? सुना होगा ना आप? अरे मेरी तो दाल ही नहीं गली। अरे हाँ या ना? अगर आपको दाल को पकाना है या दाल को गलाना है तो उसको 62 60 65 से मतलब नहीं है, उसको पानी को उबलने से मतलब नहीं है, उसको टेम्परेचर से मतलब है। अगर दाल को गलाना है, दाल को पकाना है तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अरे लाला, माउंट एवरेस्ट पे पानी 60 में उबलने लगा तो 60 के ऊपर तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उबलने लगा, गैस बनने लगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं तो खाना इजीली पकेगा कि मुश्किल से? लेकिन आपने जब प्रेशर कुकर ले लिया, जितनी भारी सीटी होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा जल्दी खाना पकेगा, बोलो हाँ या ना? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि आपको उबालने में ज्यादा हीट देना पड़े, तो जब अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तभी ना खाना पकेगा। मतलब आप दूर कहीं पानी उबाल रहे हो, यहां बर्तन में दाल रख रही हो, तो दाल वहां पानी को उबलते देख के पक जाएगी क्या? अरे उबल रहा है, पको पको पको, ऐसा होगा क्या? अरे दाल तो तब पकेगी जब अंदर टेम्परेचर होगा, बोलो हाँ या ना? तो दाल का पकना यहां आसान होगा कि यहां आसान होगा? कहाँ? इसीलिए कई बार कहा जाता है पहाड़ों में जल्दी खाना नहीं पकता है, कारण सिंपल सा है। ऐसा होता है बच्चे, गए थे आप क्या? खैर, इसीलिए लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फील करते, कुछ बोलना नहीं है, लिखते चलिए। हाँ, प्रेशर ग्रेटर देन 1 एटीएम, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। कहीं साइड में लिखिएगा, खाना का पकना प्रेशर कुकर में आसान होगा, पहाड़ों पे नहीं। खाना का पकना प्रेशर कुकर में आसान होगा, पहाड़ों पर नहीं। तो सर क्या पहाड़ों पे जो रहते हैं वो खाना नहीं खाते हैं? फिर बोले आप, खाना का पकना प्रेशर कुकर में आसान होगा, पहाड़ों पर नहीं। चलेगा, वहां समय ज्यादा लगता है, काफी देर तक अगर दाल पकानी है तो लोग कई देर तक उबालते रहते हैं और कई बार दोष देते हैं पानी को, हट पहाड़ों का पानी खराब है। अरे पानी नहीं खराब है, हवा की समस्या है। हाँ या ना? ऊपर का प्रेशर कम है तो उबालने के लिए टेम्परेचर भी कम होगा, तो आपको बहुत देर तक उबालना पड़ता है। दाल पको पको पको, फिर कुछ देर में दाल पक जाती है। इज दिस क्लियर? सर इन बातों का हमारे ईबीपी से क्या मतलब है? अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझना है तो सबसे पहले प्रेशर कुकर सिंपल बना लो बेटा, इतना डिजाइनर प्रेशर कुकर बनाओ, बनाओ आराम से बनाओ। किसका बना रहे हो, किस कंपनी का? आराम से बना लो। आपने तो चाय के बर्तन को बना दिया प्रेशर कुकर। ठीक है।
कुछ बच्चे तो सोलर कुकर बना दे रहे हैं, अलग ही चल रही दुनिया भाई साहब हैं। सर ये क्या है? प्रेशर कुकर सर। खैर है, लिख लिया होगा आपने। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया, कुछ एक थ्योरी की बातें करी। अब हम समझते हैं आखिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। सर ने प्लीज अगेन टॉपिक में जाइए, थोड़ा सा लाइट फिर सीरियस, थोड़ा सा लाइट फिर सीरियस। जब पढ़ाई की बातें हैं तो सीरियस, जब हम पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सवाल है आखिर ऐसा होता क्यों है। मैंने कहा अगर आपको यह समझना है तो पहले बीपी को समझना पड़ेगा, एंड आई होप हमने बीपी को समझ लिया है। आओ समझते हैं, स्लाइड बदलूंगा। आओ समझते हैं आखिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है। यह समझाने के लिए आपको मैं 3 किस्सा बताऊंगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर ग्राफिकल बताऊंगा और मैथमेटिकल बताऊंगा, लेकिन चीज एक ही समझाऊंगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं। समझे? कई बार होता है ना, एक ही चीज को समझाने के लिए कई किस्से लिए जाते हैं, कई कंसेप्ट लिए जाते हैं। तो मैं समझा एक ही चीज रहा हूं, पर हमें हमारे सिलेबस के दायरे में रहते हुए 3 चीजें सीखनी है, उसका फील, उसका ग्राफ और उसका मैथमेटिकल एंगल। चलेगा? प्यारे बच्चों, मैं जो समझाने वाला हूं सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आओ थोड़ा सा फील करते हैं, इमेजिन करते हैं हमने लिया एक बर्तन, बर्तन भरा पानी मान लो, और हमने एक बर्तन लिया इसमें भरा चीनी पानी मान लो। अब मुझे जरा बता दो, ये जो हमारा पानी है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका एक वेपर प्रेशर इमेजिन करते हैं, लेट्स इमेजिन ये है 0.5 मान लो। अरे यार ये तो 1 से कम है। 1 से, अगर 1 होता तो क्या होता? बोलो ना। मेरा सवाल ये है, क्या पानी को 25 पे उबाला जा सकता है? अगर माउंट एवरेस्ट पे 62 में उबल सकता है तो 25 नहीं उबाल सकते? सर माउंट एवरेस्ट में खड़े होकर एक बार उड़ेंगे थोड़ा और ऊपर, फिर सर 25 पे उबाल देंगे। अरे हाँ या ना? आधे मुंह, इतना ऊपर नहीं जाना बेटा, मून पे नहीं जाना है बेटा। आइए जरा मुझे बताइए, क्या पानी को 25 उबाला जा सकता है? कंसेप्ट क्या है? अंदर बाहर का प्रेशर सेम होना। बस याद रखना, अंदर है वेपर प्रेशर और बाहर है प्रेशर। अंदर है वेपर, बाहर है, उसको कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, लेकिन अंदर को एटमॉस्फेरिक नहीं बोलते, अंदर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। चलेगा? अगर अंदर का प्रेशर है 0.5 मान लो, और मुझे इस पानी को उबालना है, तो पानी को उबालने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि सर ऐसा कहा करते थे कि जो वेपर प्रेशर है वो केवल 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर। अगर पानी को उबालना है तो अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर करना है। बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है, मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कर दिया मैंने 100, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते हो गया 1 एटीएम, और बाहर पहले से कितना था? 1। क्या अंदर बाहर बराबर हो गया? क्या पानी उबलने लग गया? जीवन बढ़िया चल रहा था, इतने में आप आए, आपने पानी मिलाया चीनी। क्या मिलाया? मुझे जरा बताना, जैसे ही आप पानी में चीनी मिलाओगे, इसका वेपर प्रेशर वही रहेगा कि घटेगा? इसका वेपर प्रेशर, अच्छा टेम्परेचर बदलेगा नहीं बदलेगा? जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, पानी जम जाता है, तो टेम्परेचर बदलेगा नहीं बदलेगा? लेकिन वेपर प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा, घटेगा? क्या यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है? जब सॉल्यूट सरफेस पे आएगा ना उड़ेगा ना उड़ने, यही कारण है कि वेपर प्रेशर घट। क्या यहाँ का वेपर प्रेशर 0.44 मान लो चलेगा? अब अगर मुझे उबालना है तो बाहर का प्रेशर कितना है? क्या मुझे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? आज 0.5 0.4 कितने का डिफरेंस है? कितने का? जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा? जैसा इसका बढ़ा क्या वैसा इसका भी बढ़ेगा? इसका एक्सपोनेंशियल बढ़ा तो इसका भी एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, लीनियर एक्सपोनेंशियल। क्या मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है? धीरे धीरे टेम्परेचर हो गया 100, कितना हो गया? तो मुझे जरा कॉमन सेंस लगा के बताना प्यारे बच्चों, 25 पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, 0.1 का अंतर, तो जब 100 पे आऊंगा 1 हो जाएगा कि 1 से कम होगा? 1 से, 1 से, वही वाली बात है। अगर यहाँ पे इतने का अंतर है तो यहाँ पे भी इतने का अंतर रहेगा, बोलो हाँ या ना? आज वहां पे वेपर प्रेशर कितना है? 0 पानी उबलेगा कि नहीं उबलेगा? अगर पानी को उबालना है तो वेपर प्रेशर को 1 एटीएम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर, क्या अंदर का वेपर प्रेशर 1 होगा? क्या बाहर के बराबर होगा? क्या यही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? बोलो टेम्परेचर 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा? मैं इसे 101 डिग्री सेल्सियस मान लूं, चलेगा?
जब कभी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़, क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। नहीं समझे? वेपर प्रेशर, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा चीनी और मिलाओ, थोड़ा सा चीनी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। जितना चीनी मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर घटेगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा चीनी थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा चीनी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा पार्टिकल होंगे तो ज्यादा ईबीपी होगा। फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे पड़ता कितने में। ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा बढ़ेगा, कम मिलाओगे तो क्या, बॉइलिंग पॉइंट चलेगा। ये जो आपने किया, दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, दिस वाज द फील पार्ट। और कारण कोई मुझसे कहता है बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, तो रीजन होगा क्योंकि वेपर प्रेशर घट। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फील। एक लाइन लिख लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से, क्योंकि वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है, यही कारण है कि, यही कारण है कि, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, ऐसे लिखना जैसे बोल रहा हूं, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलवीपी होगा। ये एलवीपी क्या है? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलवीपी होगा, उतना ज्यादा ईबीपी होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलवीपी होगा, उतना ज्यादा ईबीपी होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। एक बार मुझे चारों सीपी के नाम बोलो शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम बोलो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी, ओपी। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बोलो डन। डायग्राम बना लीजिए। इसी कहानी को अब हम एक नए अंदाज में समझते हैं। समझाऊंगा यही कंसेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, वो तो याद हो गया आपको, जैसा नाम वैसा काम। मगर सवाल कितने तरीके के बनते हैं, उतने तरीके से अपन देख रहे हैं। अब इसी पूरी कहानी को मैं एक नए एंगल से समझाऊंगा, ग्राफ से। तो मैंने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, मैंने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और आपके सामने मैं यहां पे कुछ पॉइंट मार्क्स करूंगा और ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो हो सके तो रुक जाइए, एक बार समझ लीजिए, फिर लिखना शुरू कर दीजिएगा। आ जाइए, मैंने यहां क्या लिखा है, रुक जाइए लिख लेना, एक ही स्लाइड में चल रहा सब। यहां क्या लिखा है और यहां, ठीक है। अब टेम्परेचर है तो यहां 0 होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट।
और ये वेपर प्रेशर है, तो लेट्स इमेजिन ये वाला पॉइंट हमारा 0.4 है, ये वाला 0.5 है, जैसे ऊपर जाऊं बढ़ता जाएगा, ये मान लो 180 मान लो पहले वाले कंटेनर का बना रहा हूं, क्या टेम्परेचर 25 है, तो ग्राफ यहां से बनेगा यहां कहीं से, तो यहां कहीं मैं बैठ जाता हूं और लेट्स इमेजिन टेम्परेचर यहां पे 25 है मान लो, तो क्या 25 के सामने 0.5 वेपर प्रेशर है, क्योंकि हमने कितना माना था 0.5, एग्री एग्री। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ आगे जाएगा पीछे, तो मुझे बताओ जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे, ग्राफ लीनियर बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि सर ने ऐसा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की मदद से सिखाया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे बनाता जाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा जब अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जरा कॉमन सेंस लगा के बताना, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है क्या ये प्योर पानी का ग्राफ है, क्या ये हमारे सॉल्वेंट का ग्राफ है, क्या यही उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और यहीं से नाम पड़ा था पॉइंट, क्योंकि लोगों को ग्राफ में एक बिंदु समझ में आता था और इसीलिए उसको पॉइंट बोलते हैं, मगर वो पॉइंट नहीं, वो है। और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर पानी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये मैंने पानी का ग्राफ बनाया कि सॉल्यूशन का बनाया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी है कि सॉल्यूशन है, तो क्या पानी बोल रहा हूं मतलब प्योर पानी है, तो क्या ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसे मैं टीबी नॉट कह दूं चलेगा, जब भी बोलूंगा नॉट क्या बोलूंगा, उसका मतलब होगा प्योर, पी ए नॉट पी बी नॉट टी बी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर चलेगा। जरा पानी का टीबी नॉट कितना होता है, पानी का टीबी नॉट कितना होता है 100, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, एग्री और नॉट। अब मैं इसी में ग्राफ बनाता हूं सॉल्यूशन का, बताओ सॉल्यूशन जब 25 पे है उसका वेपर प्रेशर 0.5 या 0.4 है, तो ग्राफ ऊपर से बनेगा नीचे से, क्या ग्राफ यहां से कहीं बनेगा, क्या इसको उबालना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर टीबी नॉट के बराबर हो, मगर वो उबलने वाला, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 1 के बराबर, मुझे और दम लगाना और गर्म करना और टेम्परेचर बढ़ाना, क्या यहां कहीं जाके उबलेगा, जरा लॉजिक लगा के बताना, ये जो पॉइंट आया ये उधर आया इधर आया, तो ज्यादा है कि कम है, क्या ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया यही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, बताओ ये पहले से ज्यादा है कि कम है, बताओ टीबी बड़ा कि टीबी नॉट बड़ा, बताओ टीबी बड़ा कि टीबी नॉट बड़ा, बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि सॉल्वेंट का, तो बताओ एलिवेशन हुआ कि नहीं हुआ, वही तो सिखा रहा हूं, बस कहने का तरीका आज ग्राफ है तो कभी फील है, मगर कंसेप्ट एक है, जब सॉल्यूट मिलाया बॉइलिंग पॉइंट बढ़, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ बनाइएगा और कुछ ऐसा ग्राफ आप सबके सामने है, बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताना, आज मैंने सॉल्यूशन ग्राफ 0.4 से बनाया, अगर सॉल्यूट ज्यादा मिलाता तो ग्राफ और नीचे होता कि ऊपर होता, एक नियम बना ले क्या, जो जितना नीचे होगा उतना कंसंट्रेटेड होगा, क्या बोला सर ने, जो जितना नीचे होगा उतना कंसंट्रेटेड होगा, उतना ज्यादा सॉल्यूट होगा, उतना ज्यादा एलवीपी होगा, उतना ज्यादा ईबीपी होगा। समझाता हूं फिर से, लिखो पहले से, अरे सुनो ना, आज टीबी बढ़ा कि टीबी नॉट बढ़ा, तो अगर कोई बोले कितने से बढ़ा तो बता दोगे क्या, तो मैं कहूंगा बड़ा माइनस छोटा,
टेम्परेचर में टेम्परेचर को घटाओगे तो टेम्परेचर ही तो मिलेगा, और इसे आज से बोलेंगे डेल्टा टी बी, इसका मतलब होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता हूं, ईबीपी। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में सीपी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी सीपी है। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में सीपी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी सीपी है। तो आइए एक दो छोटे छोटे सवाल पहले ग्राफ के कर लें, फिर इस कहानी में फिर लौटेंगे। राइट, आपको समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है, अपने मन में सवाल सोचते रहिए, हर सवाल का जवाब ही मेरा अगला सेंटेंस होगा। लिख लिया होगा? एक छोटा सा कंसेप्ट ग्राफ में आ जाए। पहला ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्लियर है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल। बोलो ना यार। कंसेप्ट नंबर 2, जो जितना नीचे होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। बेहतरीन, शानदार, लिख लिया होगा? तो डेल्टा टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। याद रखिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी है। याद रखिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी है। अच्छा, मान लो डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 आई, मान लो डेल्टा टीबी की वैल्यू, तो क्या इसका फील है कि बॉइलिंग पॉइंट 1 से बढ़ गया? बोलो। तो पहले कितने पे उबलता था, 100 पे, कितने से बढ़ गया? तो अब कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट, 101। कुछ नहीं करना, 100 में जोड़ देना, अगर पानी है तो, कुछ और है तो जो है उसमें जोड़ देना। ओ भाई ठीक है, लिख लिया होगा? लिखो एक छोटा सा कंसेप्चुअल सवाल आप सबके सामने। एक ग्राफ बना है, 1 2 3, 3 ग्राफ है। राइट, डन। 1 2 3, पहला सवाल, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, लिखते चलिएगा। नंबर 1, विच सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड। प्लीज लिखते चलें, लिखते चलें, लिखना जरूरी है। विच सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड, विच सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड। तो जो जितना नीचे होगा उसमें कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, सो आंसर विल बी थर्ड। नाइस। अगला सवाल, विच सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट, सबसे डाइल्यूट कौन होगा? नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल, विच सॉल्यूशन, which solution is having, which solution is having maximum, which solution is having maximum LVP। LVP का फुल फॉर्म सोच लो, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर में घटोतरी कहां है? जहां सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे वही तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा घटेगा। बहुत बढ़िया, सो द आंसर इज नाइस। बच्चों, कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और जब एक बार बनते हैं तो मजा आने लगता है। टिल देन यू हैव टू कीप पेशेंस। लिख लिया होगा? एक बच्चा कहता है सर ऐसा कुछ बता दो कि मैं 2 दिन में सॉल्यूशन कर लूं, उसको मैंने वन शॉट भेजा। हेलो, आप वो करेंगे तो भी पूरा काम होगा। बोले नहीं सर थोड़ा और। उसको मैंने एक पुराना लेक्चर बोला जिसमें 8 लेक्चर में था। मैंने कहा ये आपको कहां से कहां लेके जाना है, खेल इसका होता है। चीजें निपटानी है तो 4 घंटे में भी निपट जाती हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कुछ छूटा है। समझ में नहीं आएगा टॉपिक, नहीं समझ में ये नहीं आएगा कुछ, और मॉड्यूल भी बन जाएगा। वन शॉट में मेरा पढ़ा होगा एक यूट्यूब पे सॉल्यूशन का, देखिएगा सब कुछ लगेगा ये तो सर ने क्लास से पढ़ाया। वहां कहां 2 घंटे, यहां कहां इतने लेक्चर। कहानी है आप कहां हैं और आपको कहां लेके, एफर्ट यहां है। दिस इज द मेन गेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बेहतरीन। क्या सभी बच्चों से तीनों सवाल बन गया? नेक्स्ट एंड द लास्ट लिखिएगा, इफ वी हैव टू सेलेक्ट
if we have to select pure solvent, if we have to select pure solvent, अगर हमें प्योर सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, बहुत बढ़िया, देन पूरा सवाल तो पूरा लिख लो. If we have to select pure solvent, then which solution, या लिखो which graph will be solvent, which graph will be solvent. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 1. लास्ट सवाल लिख लें. if we have three solution, if we have three solution, if we have three solution, 1 molar comma 2 molar comma 3 molar, if we have three solution, 1 molar comma then which solution, then which solution will be graph number 1. पक्का समझ गए सवाल? अगर मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर, तो बताओ कौन सा ग्राफ पहला वाला ग्राफ, कौन सा सॉल्यूशन पहला वाला ग्राफ होगा? लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, तो आंसर विल बी फर्स्ट. मतलब 1 मोलर है ना, तो लिख लीजिएगा आंसर विल बी 1 मोलर. विच सॉल्यूशन विल बी ग्राफ नंबर 1? तो 1 मोलर सॉल्यूशन. बढ़ूं आगे. चलो अब जो मैं सिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, फील करना, राइट? बढ़ूं आगे. कहानी का सार है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़, जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा बढ़ेगा. 3 ग्लास पानी रखो. फील का सवाल, 3 ग्लास पानी रखो. लिखवाऊंगा नहीं, रख लिया? रख लिया. 1 चम्मच 1 चुटकी 1 चिटकी मिला दिया. पहला सवाल, किसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा? किसी का नहीं होगा. अरे प्योर पानी का 100 होता है लाला. फिर से 3 ग्लास पानी रखो, तीनों में चीनी मिलाओ. 1 चम्मच 1 चुटकी 1 चिटकी मिला दिया. अच्छा घोल भी दो, आधे करे भी घोला नहीं था. हाँ घोल भी दो. घोल दिया. पहला सवाल, किसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा? बेहतरीन. दूसरा सवाल, किसका वेपर प्रेशर घटेगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? किसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा? क्या बात है, 1 चम्मच का ना भाई. किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा घटेगा? 1 चम्मच का, हाँ या ना? अब आज मैं चम्मच चुटकी बोल रहा हूं, कल को न्यूमेरिकल दूंगा, एक जगह लिखा होगा 1 मोलर 0.1 मोलर 0.01 मोलर. केमिस्ट्री में बोलूं, 3 ग्लास रखो फिर से. 1 मोलर 0.1 मोलर 0.01 मोलर. आप समझ जाओ मतलब, वही तो हुआ चम्मच चुटकी चिटकी. अपने लिए चम्मच चुटकी चिटकी है, केमिस्ट्री में 1.1 0.01. अरे हेलो. आइए प्यारे बच्चों, बढ़ूं आगे. अगर हम आपके सामने ग्राफ जो आपने बनाया था, मैं एक बार फिर से बना दूं, कुछ सिखाना आपको दोबारा नहीं बनाना है, आपको दोबारा ग्राफ नहीं बनाना है. अभी मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, यहां लिखा था वेपर प्रेशर, क्या लिखा था? और यहां लिखा था, बोलो डन. थक गए? बस हो गया, आज बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा मैं. हट. भूल गया तो है ना, कम पढ़ूंगा कम भूलूंगा. आइए, पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, इतने अच्छे बच्चे हैं यार, ऐसे हरकतें करते हैं. आइए, गहरी सांस लो. ठीक. प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, राइट? प्लीज फोकस करिएगा. ग्राफ कुछ ऐसा बना था, राइट? एक सवाल पूछूंगा, मैंने पूछूं, जितना घटेगा, क्या बोला सर ने? इतना घटा तो इतना बढ़ा. क्लियर? इतना घटता तो इतना बढ़ता. ज्यादा घटेगा तो, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो. यही बोल रहे थे क्या आप? ये तो नहीं बोल रहे थे. आप तो हिंदी में बोल रहे थे. ज्यादा घटेगा तो, यही तो बोल रहे थे.
अब समझ लो घट क्या रहा और क्या घट रहा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। घर जाके लिख लिख के रिवाइज किया करो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, और ये है राइट। जितना घटेगा, आप सहमत हैं डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू एलवीपी? आप सहमत हैं एलवीपी का फॉर्मूला कितनों को याद है? कॉपी चेक करके मुझे बता दो, ढूंढ के बताओ चलो एलवीपी का फॉर्मूला। आप दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते हो, लोग तो एक ही नहीं पढ़ पा रहे। मिला एलवीपी का फॉर्मूला? कितनों को मिल गया? जिनको याद है उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जिनको नहीं याद उनको ढूंढ के बताना है, मुझे पूरी क्लास सुनना है एलवीपी का फॉर्मूला। चलो इस बहाने मुझे समझ में आ गया कितनों को याद नहीं है। उम्मीदें तो हम रोज करते हैं लेकिन कभी स्वयं का आकलन नहीं करते हैं। एक बड़ी प्यारी लाइन है किसी के प्रेयर में थी, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचे हमने अर्पण क्या किया है। ये बहुत कुछ सिखाती है। जाते हैं बस्ता फेंक देते हैं फिर लेके चले आते हैं सुबह सुबह। एलवीपी का फॉर्मूला याद हुआ? और आपको तो होमवर्क रोज देता ना, रिवाइज टुडेज लेक्चर शॉर्ट नोट्स, ये करने के बाद ही सवाल करना होता है। मतलब आप सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। फिर से एलवीपी का फॉर्मूला सबको याद है? एलवीपी का फॉर्मूला कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद हो गया? कॉपी मिला? मैंने समय दिया कॉपी में, चीटिंग प्रॉपर मौका दिया, कॉपी में ढूंढ के चीटिंग करके बता दो, उसके बाद भी नहीं बता पाया तो फिर शर्म की बात है। ये तो फिजिक्स का पेपर हो गया 2025 का, किताब रख दी तब भी आंसर नहीं मिल रहा है। याद हो गया? बोलो बेटा, आप अभी तक ढूंढ रहे हो? मिल गया? नहीं मिला? पहले पन्ने में लिखाया था, फर्स्ट लेक्चर जब आया था उस दिन, देखो फर्स्ट लेक्चर रेडॉक्स पढ़ाया था। कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। आइए, तो एलवीपी का फॉर्मूला था पी ए नॉट इंटू एक्स बी, यानी मैं कह सकता हूं जो एलवीपी है वो एक्स बी के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए कहते हैं पुरानी चीजें याद होना जरूरी है। अब इसको यही खोया, ये कैसे सर ने लिख दिया? हर चीज इंटरलिंक चल रही। कंसंट्रेशन यूनिट जो पहले दिन सीखा वो आखिरी तक जाके मैच्योर होता है, पर आप ये चीज नहीं समझ पाते। कीप गोइंग। डेल्टा पी का फॉर्मूला था पी ए नॉट इंटू एक्स बी, यानी मैं कह दूं जो एलवीपी है वो एक्स बी के प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना? और एक्स बी का फॉर्मूला सबको याद है? अभी कंसंट्रेशन यूनिट है, वहां नहीं याद था, अब याद होगा। एक्स बी का फॉर्मूला क्या था? एनबी अपॉन, जिसका पूछा उसका मोल बटे। क्या बात है, बेहतरीन यार। क्या मैं ऐसा कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ऐसा कह दूं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी? एक बार ही सवाल आया, बच्चा कहता ना एलवीपी के प्रोपोर्शनल है। भाई ये वही तो है। ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, तो ये डन। हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की, एक्वियस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिस दिन मैं डाइल्यूट कहता हूं, जिस दिन मैं डाइल्यूट कहता हूं, एक बात तो पक्की है कि जो एनबी है वो एनए से बहुत छोटा है। क्या मैं यहां से एनबी को उड़ा दूं? क्या मैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए कह दूं? यानी अब जो आने वाला है वो केवल केवल तभी वैलिड है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होना। इसीलिए सर शुरू से कह रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम है एक्वेस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ये समझ गए तो आपको आपकी बाउंड्री समझ में आ जाएगी। इज दिस क्लियर? अगर आपके सामने फॉर्मूला बन चुका है डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, याद रखिएगा। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए, हाँ या ना? और अगर मैं ये कहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एनए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, काश यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है यार। मन में लड्डू फूटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे ये तो मोलालिटी है। बोलो डन। सुनिएगा ध्यान से, यहां तक सबको क्लियर है? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ईबीपी।
mathematical analysis of EBP. Mathematical analysis of EBP. नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखिएगा, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एलवीपी, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। सीधे थ्योरी के सवाल आए हुए हैं और बनते हैं। डेल्टा टीबी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, वो एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हमारा सिलेबस डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने एनबी को नेग्लेक्ट किया, और अब हमारे सामने एक रिलेशन आ चुका है, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए। ये आपको याद भी होना चाहिए और कंसेप्ट भी समझ में आए कि हम कहां जा रहे हैं। सीधे सवाल आया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ए लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या होने वाला है बताता हूं। मैंने मनी मन सोचा, यहां तक लिख लेना फिर रुक जाना। मैंने मनी मन सोचा काश यहां पे मोलैलिटी आ जाए तो मजा आ जाए, काश यहां पे क्या आ जाए। अब मोलैलिटी आए तो आए कैसे, राइट? सुनिएगा बच्चे, सुनिएगा, सुनिएगा, अब रुक जाना, ठीक? लिख लिया, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन, थोड़ा कहानी कठिन होगा, फील करिएगा, ठीक? लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए। तो इसे मैं ऐसे कह दूं बच्चे, इसे मैं ऐसे कह दूं क्या, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एनए का मतलब होगा वेट ऑफ इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना? जाने अनजाने में हमारा जो सॉल्वेंट है क्या वो पानी है, और पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट है क्या वो 18 है। चाहे अमेरिका का पानी हो, चाहे इंडिया का पानी हो, चाहे अफ्रीका का पानी हो, सबका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। यानी वो अपने आप में कांस्टेंट के जैसा है, यानी वो अपने आप में कांस्टेंट के जैसा है। ऐसा करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट के लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट के लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट के। मैंने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट के लगाया, ये जो मॉलिक्यूलर वेट अपने आप में कांस्टेंट था, इसको भी साथ बुलाया, तुम भी इस कांस्टेंट के साथ आ जाओ, वो वाला कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट वाला कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलके बन गए एक नया कांस्टेंट, और आपके सामने बन चुका है डेल्टा टीवी बराबर के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। यानी ये जो के आपके सामने लिखा है, क्या इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी समाया है? अंत में आएगा अभी, फिलहाल यहां तक किसी को डाउट है? डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ। मैंने पहले भी कहा था, एक बार याद दिलाता हूं, जब मैं आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था P बराबर के इंटू एक्स से, याद आया? जब जब किसी कांस्टेंट को निकालना होता है, बाकी सारे पैरामीटर को वन रखना, जब जब किसी कांस्टेंट को, बाकी सारे पैरामीटर को। आज हमारे सामने जो कहानी है, मैं स्लाइड में लिख रहा हूं, प्लीज नजर मत हटाना, आज मैं आप सबके सामने लिख देता हूं, नजर मत हटाना, डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए। बोलो हाँ या ना? जब क्या बोला सर ने? डब्ल्यू ए होगा 1 ग्राम। कितना ग्राम? पानी का कितना ग्राम लिया? और आप उसमें NB ले लो 1, NB का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप 1 मोल सॉल्यूट ले लो और 1 ग्राम पानी ले लो, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1, यानी जब के होगा वही होगा डेल्टा टीबी, यानी कि जो के है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, और इसको कहा जाने लगा एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? आओ थोड़ा सा फील करते हैं, जरा 1 ml पानी लो, उसमें 1 मोल सॉल्यूट मिलाना है। चलो क्या कौन सा सॉल्यूट मिलाएं? चीनी मिलाएं? चीनी का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। कितना होता है? तो अगर आप चीनी का 1 मोल लेंगे तो 342 ग्राम, पाव भर से ज्यादा चीनी। आपने कभी बाजार से पाव भर चीनी खरीदा होगा? पाव भर चीनी भी 250 ग्राम, लेकिन चीनी के 1 मोल का मास होगा 342 ग्राम। बाजार से जरा 1 मोल चीनी लेके आओ, कितना ग्राम लेके आए? कुछ समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए?
अब जरा 1 ml पानी में 342 ग्राम चीनी मिला दो। क्या बोला आपने? मिल नहीं? तो लोगों ने भी कहा ये क्या बनाया है? क्या बोला लोगों ने? ये तो फील ही नहीं आ रहा, 1 ग्राम में कैसे मिलाओगे? तो लोगों ने कहा ठीक है। क्या बोला? आओ इसकी थोड़ा फोटो बदलते हैं, थोड़ा फील करने के हिसाब से बनाते हैं। सुन पा रहे हो ना? लोगों ने कहा काश। क्या बोला? यहां होता वेट इन केजी, यहां होता मजा ही आ जाता, हाँ या ना? लोगों ने कहा कि जो जीवन में चाहिए देखिए कैसे आसानी से मिलता है, एनबी अपॉन डब्ल्यू ए। उन्होंने कहा ऊपर भी लिख दो हजार, नीचे भी लिख दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? 1000 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो फर्क भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। क्या ये वेट था ग्राम में? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल का वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स, वेट इन। लेकिन मुझे चाहिए किलो, तो मैंने 1000 से डिवाइड, तो 1000 ऊपर चला। इतने को देखो, इतने को देखो, अरे तुम तो मोलालिटी निकले, हाँ या ना? क्या मैं प्यारे बच्चों कह दूं डेल्टा टीबी बराबर के बटे 1000 इंटू एम, के बटे इंटू, बोलो डन। ये जो के बटे 1000 है, लोगों ने इसका नाम बदल के लिख दिया के बी। क्या लिखा? और आप सबके सामने एक बेहतरीन फॉर्मूला आ चुका है, लिखना नहीं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू, जरा सुनना, डेल्टा टीबी का मतलब हिंदी में बोल लो, बढ़ोतरी मेरे नंबर में। किसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, चलेगा? उसके बाद एम का मतलब, और ये जो केबी है, लोगों ने इसका नाम रखा, लोगों ने इसका नाम रखा मोलल। क्या नाम रखा? एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन। इसे मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फिर से बोल के बताओ। इवल्यू क्या बोल रहे हो? इवलियोस्कोपिक, फिर से बोलो।